लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक को एलसीएम कहा जाता है और एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल और महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ कहा जाता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के पूरे बेसिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीपल और फैक्टर वर्ड के मीनिंग समझ में आना चाहिए, गुणनखंड व गुणज के मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो हम इस बुक की लाइन टू लाइन यहाँ पर स्टडी करेंगे और आपको मैं पूरी लाइन टू लाइन सॉल्व भी यहाँ पर करवाऊंगा। गुणनखंड व गुणज के क्या तात्पर्य है। कोई संख्या x, मान लीजिए कोई संख्या x है, यदि किसी संख्या y से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होने से यहाँ पर अर्थ यह होता है कि मान लीजिए कोई नंबर है आपका 8 और उसमें आपने 2 से भाग दिया, यह 4 बार भाग चला गया, इसके अंदर शेषफल आपका 0 बच रहा है। ठीक है, भागफल तो आपका 4 आ गया लेकिन शेषफल यहाँ पर 0 आता है। उस स्थिति में हम कहते हैं कि 8 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात x अपान वाई, x बटे वाई एक पूर्णांक है। तो y को x का गुणनखंड या भाजक कहते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर जो बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है कि x को हमने y से भाग दिया, भाग पूर्णतः चला गया, यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ रहा है। इस स्थिति में आप जो है y को x का गुणनखंड कहेंगे, y को आप इस x के लिए क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे और आप इसे भाजक भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने भाग काय का लगाया, किस संख्या का भाग दिया, आपने भाग दिया y का x में और शेष आपका 0 बचा, तो आप उसे भाजक भी कह सकते हैं। एवं x को y का गुणज भी कहते हैं। हम x को क्या कह सकते हैं, y का गुणज कह सकते हैं। जैसे 12 को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 12 को यदि 4 से भाग दिया जाए, हम 12 को यदि 4 से भाग दें तो भागफल क्या आएगा, भागफल आपका आएगा 3 और शेष 0 बचेगा, अर्थात संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः संख्या 4 संख्या 12 का एक गुणनखंड होगा। जो संख्या 4 है वह संख्या 12 का क्या कहलाएगी, एक गुणनखंड कहलाएगी और जो 12 है वह 4 का क्या कहलाएगा, इसका गुणज कहलाएगा। एवं संख्या 12 4 का एक गुणज होगा। यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसे क्लियर कर लेते हैं, गुणनखंड और गुणज को। गुणनखंड से अर्थ होता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी आपके नंबर है, उस संख्या के गुणात्मक टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, उसको हम कहेंगे गुणनखंड। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल 1.2 के अंदर दिया गया है 48 के यदि आप फैक्टर करना चाहें, गुणनखंड करना चाहें तो किस प्रकार से उनको लिख सकते हैं। 48 में आप 1 का भाग दे सकते हैं, पूर्णतः चला जाएगा। 48 में आप 2 का भाग भी दे सकते हैं, पूर्ण रूप से चला जाएगा। 48 में आप 3 का भाग भी दे सकते हैं, तो 1 का भी जा सकता है 48 में भाग, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी, 8 का भी, 12 का, 16 का, 24 का और 48 का, इतने नंबरों का भाग 48 में जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन जिन नंबर्स का भाग 48 के अंदर चला जाएगा, 48 संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वे सब उसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, या गुणज के शब्दों में कहा जा सकता है कि 48 1 का गुणज है। अब इसी से हम गुणज भी क्लियर कर लेते हैं। गुणज का यह अर्थ है कि एक के पहाड़े में, आपको याद रखना है शब्द पहाड़ा, या जिसे आप इंग्लिश में टेबल भी कहते हैं। तो मान लीजिए आपने 2 का पहाड़ा पढ़ा, तो क्या 2 के पहाड़े में आगे चल के 48 आपको मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। 2 की टेबल आपको कितनी बार बोलना पड़ेगी? 24 टाइम जब आप कहेंगे तब आपका आ जाएगा 48। इसी प्रकार से 3 के पहाड़े में क्या 48 आ सकता है? तो जी हाँ, 3 के पहाड़े में भी 48 आपको मिल सकता है। उसके बाद 4 के पहाड़े में क्या 48 प्राप्त हो सकता है? तो मिल सकता है। तो जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में आपको 48 मिल जाएगा, उन संख्याओं को हम 48 के लिए संख्याओं का गुणज कह
सकते हैं। तो यहाँ पर 48 3 का गुणज भी है, 4 का भी है, इस प्रकार से 24 का भी है और 48 का भी गुणज है, क्योंकि 48 को आप 48 से एक बार गुणा करें तो आपका 48 आ जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी हमने क्लियर किया गुणनखंड और गुणज से क्या तात्पर्य है। अब पैरा आपका 1.3 है। इस पैरा 1.3 के अंदर कैनोनिकल रूप क्या है यह आपको समझना है। संख्या मान लीजिए 360 को आप कैनोनिकल रूप के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। 360 को आपने गुणनखंडों के रूप में लिखा, अविभाजित गुणनखंड इसके बनाए। 360 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणात्मक रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणित 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया आपका 72 और 72 पंजे होता है 360। अब आप इसे कैनोनिकल रूप में यदि लिखना चाहें तो 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 है 3 बार, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पर 2 बार है, आप इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता भी आपको एलसीएम और एचसीएफ के अंदर लगेगी। अब हम यहाँ से 1.4 को थोड़ा सा स्किप करते हैं और 1.5 को भी स्किप करते हैं और हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का प्रॉपर मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट भी कहा जाता है और ग्रेटेस्ट भी कहा जाता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, अभी हमने फैक्टर और मल्टीपल का मतलब समझ लिया था, तो एक एक करके हम अब इस फैक्टर के साथ मिलाकर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग समझते हैं और लघुत्तम के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग समझेंगे, तब आपको पूरी तरह से लघुत्तम समापवर्तक का मीनिंग समझ में आ जाएगा। इनकी परिभाषा जो है इनके नाम के अंदर ही छुपी हुई है। तो जितना बेहतर तरीके से आप ग्रेटेस्ट कॉमन और फैक्टर इन 3 वर्ड को समझ जाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप महत्तम को भी समझ जाएंगे। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये 3 वर्ड है, इन 3 वर्ड का मीनिंग यदि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो आप लघुत्तम को भी समझ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लघुत्तम से। लघुत्तम की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है LCM, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। हमेशा लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको या तो 2 संख्या होना या 2 से अधिक संख्याएं हो सकती है, लेकिन एक संख्या का कभी भी एलसीएम नहीं निकलेगा, ना ही एचसीएफ निकलेगा। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज हो, ठीक है। तो हमें कोई भी नंबरों का जब एलसीएम निकालना होता है तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे एम का। एम का अर्थ होता है मल्टीपल, जिसे आप हिंदी में गुणज भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको गुणज करना है। मान लीजिए हम एलसीएम निकालना चाहते हैं 6 और 8 का, तो सबसे पहले आप 6 के गुणज लिखेंगे। 6 के गुणज से अर्थ है कि आप 6 का टेबल लिखेंगे, 6 का पहाड़ा लिखेंगे और ये अनलिमिटेड होता है। आप जहाँ तक इसे लिखना चाहें वहाँ तक ये पहाड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहाड़े 10 तक होते हैं, 10 के आगे भी 11 से मल्टीप्लाई करके नया नंबर आपको मिल सकता है। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, इसके आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। 8 के गुणज जो है उसे भी आपने इस प्रकार से लिख दिया, 8 के टेबल लिख दिया, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। अब 6 और 8 के हमने जो गुणज लिखे हैं इनके अंदर से आपने पहले क्या करा, गुणज लिख लिया। अब आपको कॉमन और आपका लोएस्ट ये 2 साथ में ध्यान में रखना है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या है, यदि हम कॉमन की बात करें, ठीक है, यहाँ हमने मल्टीपल लिख दिया, अब कॉमन की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों के गुणज में कॉमन क्या है, कॉमन देखते हैं क्या है। यहाँ पर 24 है और यहाँ पर भी 24 है। इस तरफ से हम आगे बढ़ेंगे, 24 मिल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ मिलेगा 48 कॉमन और एक 48 यहाँ पर कॉमन। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको जो कॉमन मिलेंगे, एक आपको 24 मिला, एक 48 मिला, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा 72 कॉमन,
जो इसके अंदर भी आपको प्राप्त होगा। अब इसके आगे आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 24 की जो टेबल है वह आपके एलसीएम के रूप में मिलती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है लोवेस्ट का, हमें ध्यान रखना है छोटे से छोटी संख्या का। तो छोटे से छोटा कॉमन कौन सा है, तो छोटे से छोटा कॉमन जो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले यहाँ 24 है और यहाँ पर 24 है। इससे नीचे की तरफ यहाँ 6, 12, 18 है, यहाँ 8 और 16 है, कोई कॉमन नहीं है। सबसे पहले जो कॉमन प्राप्त हुआ हमें 24 प्राप्त होता है। तो यही 24 आपका जो गुणज है वह सबसे छोटा है, कॉमन है, और यही आपका एलसीएम भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम आपका यहाँ पर 24 होगा। किसके लिए, 6 और 8 के लिए। अब एक और छोटा सा विषय यहाँ पर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप मान लें ये आपका 24 एलसीएम आया और हमारी जो नंबर थे जिनके हमने एलसीएम निकाले वो 6 और 8 थे, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये आपका 24 है जो कि एक एलसीएम है, और किन संख्याओं का एलसीएम है, 6 और 8 का। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो है 6 की टेबल में भी आएगा और ये 8 की टेबल में भी आएगा। तो पहली चीज तो यहाँ से क्लियर हो चुकी है गुणज से कि ये इसकी टेबल है और ये इसकी टेबल है और कॉमन है, तो ये इसके पहाड़े में जरूर आएगा 6 और 8 के। अब आपको शॉर्ट तरीके से ये हमेशा ध्यान रखना है कि बड़े नंबर का कोई भी संख्या हो, आपको 2 संख्याएं दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, 5 दी जाए, कोई भी संख्या दे। मान लेते हैं कि आपको एलसीएम निकालना है 2, 3 और 5 का, तो आप सबसे बड़े नंबर को टारगेट पे रखेंगे कि जो भी आपका एलसीएम आएगा वह 5 का गुणज ही आएगा। 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, 20 आ सकता है, 25 आ सकता है, 30 आ सकता है। तो जिस भी नंबर के अंदर 2 का और 3 का दोनों का भाग चला जाए वह नंबर ही आपका छोटे से छोटा नंबर आपका 2, 3 और 5 का गुणज एलसीएम होगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि वो नंबर हमें 30 मिलेगा। ठीक है, 5 छके 30, जिसमें 3 का भाग भी चला जाएगा। इससे पहले कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है क्या ऐसा जो 5 की टेबल में भी हो और 3 की टेबल में भी हो, तो मुझे तो ऐसा नंबर नहीं दिखता है। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में नंबर मिलेगा 30, जिसके अंदर 3 का भाग भी चला जाएगा और 2 से भी डिवाइड यह हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि 2, 3 और 5 का एलसीएम 30 होगा। तो यह फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी के बेस्ड आपका एलसीएम स्टार्ट होगा। चलिए इसके बाद हम समझते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसे आप HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, यहां पर भी वही कंडीशन, एक नंबर का कभी भी एचसीएफ नहीं निकलेगा। एचसीएफ निकालने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक नंबरों की आवश्यकता होती है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, अब यहां पर क्या है, उसका उलट है। वहां छोटी से छोटी था वर्ड, यहां पर हो गया बड़ी से बड़ी। जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वहां पर हमारा एलसीएम में मल्टीपल वर्ड था, यहाँ पर फैक्टर है, वहाँ गुणज था, यहाँ पर गुणनखंड है। अब यहाँ पर 3 नंबर 24, 36 और 48 लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, इनका हमें निकालना है HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनके फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो 24 का जो है गुणनखंड आपका वह 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 हो सकता है। अब इन गुणनखंडों के अंदर क्या आपको फैक्ट देखने को मिल रहे हैं, ये समझिए। हमेशा एक और वह संख्या स्वयं, इन दोनों का तो भाग उस संख्या में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका आधा कितना होता है, 24 का 12, तो ये 12 भी इसके गुणनखंडों का हिस्सा रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यदि 12 है, इसका अर्थ है कि 2 का भाग 12 में चला जाएगा। आपको मान लो 24 है या और बड़ा नंबर मिल जाता है, तो आप इस प्रकार से टुकड़े करके भी उसे समझ सकते हैं। तो 2 का भाग 12 में चला जाएगा, इसका अर्थ है 24 में भी चला जाएगा।
3 का भाग 12 में चला जाता है, 3 की टेबल में 12 आता है, इसका अर्थ है 24 की टेबल में भी 12 आएगा। इसी प्रकार से 4 और 6 आपका यहाँ पर गुणनखंड आ गया। अब सेकंड फैक्ट ये याद रखना है कि हमेशा 24 से अधिक नंबर आपको यहाँ आगे नहीं मिलेंगे। लास्ट बड़े से बड़ा नंबर जो रहेगा गुणनखंड का वह संख्या स्वयं हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट तो 1 से होगा और लास्ट वह नंबर स्वयं होगा। इसके आगे आप गुणनखंड को नहीं ले जा सकते, गुणा को ले जा सकते हैं, गुणज को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपने 36 के गुणनखंड निकाले तो ये आपके आ गए संख्या आपके यहाँ पर 36 स्वयं है और 1 से स्टार्ट किया आपने। अब आप 36 से, चूंकि ये क्या है, ये है एक सम संख्या है। कैसी है? सम 24, ये तीनों सम संख्याएं हैं। तो जब भी सम संख्या होगी तो उसके अंदर 2 से डिवाइड तो हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 से डिवाइड। तो आपको नियम पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे कब डिवाइड हो सकती है। तो 3 के लिए स्पेशल आपको मैं रूल दिखा देता हूं कि जो भी नंबर हो, मान लीजिए 24 नंबर है, ये आपका 5 अंकों में भी हो सकता है, 10 अंकों में भी हो सकता है। तो आपको देख के पता करना है कि इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे, 2 और 4 होता है आपका 6। ठीक है, तो 6 आपका 3 से भाग जाएगा। इसका अर्थ है कि 36 में भी 3 से भाग चला जाएगा। इसके बाद 4, 6, 9, 12, 18। आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि 36 लिख दें, 1 लिख दें, 36 का आधा 18 कर दें। बस यहाँ तक आपको लिखना है 3 नंबर। इसके बाद में आपको देखना है कि इस 18 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो वे सारी संख्याएं आपके 36 के लिए भी फैक्टर हो जाएगी। इसके बाद 48, इसी प्रकार से 48 के भी हमने यहाँ पर फैक्टर लिख देते हैं। चलो, हमने ये फैक्टर लिख लिए। अब क्या करना है, हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो सबसे पहले आपने लिख दिए फैक्टर, उसके बाद हमारा कॉमन वर्ड आता है। तो कॉमन निकालना है। तो इनमें कॉमन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। कॉमन, एक आपका यहाँ पर कॉमन है, एक आपका यहाँ पर कॉमन है। चलिए, इसके आगे कोई कॉमन, इसके आगे फिर 2 कॉमन है, इसके आगे यहाँ पर 3 कॉमन है। तो यहाँ पर 1, 2 और इसके बाद यहाँ पर आपका 3 छूट गया है और 4 भी आपका यहाँ पर कॉमन है। इसके बाद 6 भी यहाँ पर कॉमन है, या 3 होना चाहिए था। इसके बाद आप सीधे चलें तो आपका 12 यहाँ पर कॉमन है। 12 के बाद आगे यदि बढ़ें तो आपका 24 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 24 है और इसमें नहीं है। जो तीनों में है वह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तीनों में ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 आपको देखने को मिलते हैं। कैसे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। हमने निकाल लिए कॉमन। अब इन कॉमन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कैसा बड़े से बड़ा नंबर क्या है। तो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन क्या है? 12 है। लास्ट कॉमन हमारा फैक्टर क्या है? 12 है। तो यही बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर आपका 12 है और यही आपका HCF भी कहलाएगा। तो HCF यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसके भी हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट समझ लेते हैं इसके कि इसके फैक्ट क्या है। हमारी संख्याएं थी 24, 36 और 48। जब आप इन तीनों संख्याओं में HCF से डिवाइड करेंगे, HCF आपका 12 है, तो यह पूर्ण रूप से तीनों संख्याएं HCF से डिवाइड हो जाएगी। इसका अर्थ है कि 12 की टेबल में भी 24 आएगा, 36 12 के टेबल में आएगा और 12 के टेबल में 48 भी आएगा। दूसरा फैक्ट यह है कि मैंने आपसे यहां पर कहा था एलसीएम के फैक्ट में कि यहां पर आपको बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीपल, बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीपल ही आपका एलसीएम होगा। यहां पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी संख्या के का फैक्टर या वह स्वयं संख्या, क्या याद रखना है, या तो स्वयं संख्या एचसीएफ हो सकती है या फिर उस संख्या से छोटा कोई नंबर एचसीएफ हो सकता है। मान लीजिए 24, 36 और 48 के आपसे एचसीएफ के रूप में संख्याएं पूछी जाए, आपको एबीसीडी करके ऑप्शन दिए जाएं, उन ऑप्शनों में 3 ऑप्शन आपके 24 से बड़े हैं, बड़े नंबर दे दिए, तो डेफिनेट आपको सबसे छोटा नंबर
24 या 24 से का फैक्टर ही चूज करना है। तो हमेशा एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ के लिए इन तीनों नंबरों में से जिनका यह एचसीएफ होगा, उस एचसीएफ को निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों नंबरों में से सबसे छोटा जो संख्या होगा, सबसे छोटा जो नंबर होगा, उस नंबर का फैक्टर ही आपका एचसीएफ होगा। तो आपको सारा ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, 24 के ऊपर केंद्रित करना है। और एलसीएम के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कहाँ पर रखना है, बड़ी संख्या के ऊपर रखना है। बड़ी संख्या का गुणज ही आपका एलसीएम होगा और एचसीएफ के केस में छोटी संख्या का फैक्टर ही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ 24 का फैक्टर जो है 12, तो यह आपका 12 यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। अब आपको ध्यान यह रखना है कि ये मैं आपको शॉर्ट तरीके बता रहा हूं कि आप शॉर्ट तरीके से कैसे समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और फटाफट हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। आपको कुछ समय बाद 5 से 10 वीडियो आप देख लीजिए, तब लगेगा कि यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको यहाँ पर लूसेंट क्लियर करवा रहा हूँ। और जिसने लूसेंट की बुक क्लियर कर ली, मान के चलिए कि मैथमेटिक्स में उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 में हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने की मेथड देखेंगे और इन मेथड के साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैं कंप्लीट करवाता जाऊंगा। आई होप कि यह वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।